नमस्ते दोस्तों, सभी का उत्कृष्ट क्लासेज बाय श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2 जिसमें अपन ने पहले काफी बिंदुओं की चर्चा की है। आइए आज अपन एक बिंदु लेते हैं कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसमें अपन पहले बात करेंगे कि एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो पहले है एक बिंदु से होकर। एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बिंदु है तो इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए ये जा रहा है, किसी बिंदु से ये भी जा सकता है, ऐसे ही और ये भी जा सकता है, इसी प्रकार से ये भी जा सकता है, और भी बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से होकर कितने वृत्त जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। दूसरी अपन बात करेंगे कि 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से भी अपन अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कैसे? जैसे 2 बिंदु है ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त खींचेंगे जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं। मतलब कितने अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक विशेषता होती है, ये जो सारे वृत्त खींचे जा रहे हैं, जो दोनों बिंदुओं से होकर जा रहे हैं, इन सभी वृत्तों के केंद्र एक सरल रेखा में होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं इन सभी वृत्तों को केंद्र, सभी वृत्तों के केंद्र सरल रेखा में होंगे। सरल रेखा में होंगे। किस प्रकार से होंगे? ये इस प्रकार से होंगे। सारे वृत्तों के केंद्र एक सरल रेखा में होंगे, ऐसे, इस प्रकार से। और इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी, इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये केंद्र किसके हैं? इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र हैं, सर्किल के सेंटर हैं। इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाले सर्किल्स के सेंटर हैं। तो इनको मिलाने वाली क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। और ये जो सरल रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं की ए और बी, इनको जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, उसका क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं, तथा इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक होती है। तो क्या समझा आपने? एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। और 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत खींचे जा सकते हैं। लेकिन 2 बिंदु से होकर जाने वाले जो अनंत वृत्त है, उनके सभी केंद्र एक सरल रेखा में होंगे
और वो जो सरल रेखा होगी इन दोनों जिससे ये खिंच जा रहे हैं ए और बी बिंदुओं का क्या होगी, लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब होता है लंबवत विभाजित करेगी और अर्धक यानी दोनों तरफ से बराबर, मतलब ये बीचों बीच में से होकर जाएगी, जो आप बिंदु पथ की प्रश्नावली 10 में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो अपना बिंदु है कि 3 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब 3 बिंदु 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार कि 3 बिंदु सरल रेखा में हो। 3 बिंदु कैसे हो, सरल रेखा में हो। सरल रेखा में, सरल रेखा यानी संरेखी हो, इसका शब्द है संरेखी हो, सरल रेखा में हो, ऐसे इस प्रकार से। अब तीनों से होकर जाना चाहिए वृत्त। क्या आप बता सकते हैं इससे कोई वृत्त जा सकता है? नहीं, इससे एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता जब तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी। एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। जैसे अब इन दोनों से खींचेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा, इन दोनों से खींचेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा, या फिर इन दोनों से खींचेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा। मतलब कि तीनों बिंदुओं से होकर कोई वृत्त नहीं जाएगा। कब? जब तीनों बिंदु क्या हो, सरल रेखा में हो या फिर संरेखी हो। तो शून्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, कोई वृत्त नहीं खींचा जा सकता। लेकिन यदि 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो, एक रेखा में नहीं हो, तो 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो तो इस प्रकार से होंगे। मान लीजिए 2 बिंदु ये रहे और तीसरा बिंदु सरल रेखा में नहीं है, तो फिर तो मैंने आपको कहा था भी कि 2 बिंदुओं से वृत्त खींचा जाएगा तो उसका केंद्र क्या होगा, इनका लंबसम भाजक पर होगा। और फिर इन दोनों बिंदुओं से खींच जाएगा तो उसका केंद्र क्या होगा, इन दोनों के लंबसम भाजक पर होगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ए, बी और सी 3 बिंदु जब एक रेखा में नहीं हो या असंरेखी हो तो उनसे केवल और केवल कितना वृत्त खींचा जा सकता है, एक वृत्त। केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। कैसे? इस प्रकार से एक वृत्त खींचा जाएगा, लेकिन ये कैसे खींचा जाएगा, इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र अपन ऐसे प्राप्त करेंगे कि जैसे 3 बिंदु है, 3 बिंदु, इसका केंद्र कैसे प्राप्त करेंगे, ए बी सी। पहले ए बी का क्या कर लेंगे, लंबसम भाजक कर लेंगे। लंबसम भाजक कैसे करते हैं, ए से ऊपर चाप काटो, नीचे चाप काटो, फिर बी से भी ऊपर चाप काटो, नीचे चाप काटो और इससे मिला दो। ये होता है इसका लंबसम भाजक। और बी और सी से भी कैसे खींचेंगे, फिर बी से भी चाप काटो ऊपर और नीचे चाप काटो प्रकार से, और सी से भी ऊपर चाप काटो, नीचे चाप काटो प्रकार से, और इनको मिला दो। अब ये जो बिंदु है इनका कॉमन बिंदु है, इस लंबसम भाजक का, इस लंबसम भाजक का। इस बिंदु को ही अपन ए बी सी से जो वृत्त जाएगा उसका क्या होगा, केंद्र होगा, जिसको अपन परिकेंद्र भी कहते हैं। तो ये अपन ऐसे जाएगा, इस प्रकार से खींचेंगे, कैसे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, जैसे सर्किल बना देंगे। तो ये जो केंद्र आया, सेंटर आया, वो कैसे आया, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 2 बिंदुओं का, फिर इधर भी 2 पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका केंद्र होगा। किसका, 3 असंरेखी बिंदुओं के जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन 2 समान जीवाओं की केंद्र से दूरी। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी। तो पहली अपनी प्रमेय 12.6, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। इस प्रमेय को अपन आज सिद्ध करेंगे। तो देखिए
सर्किल, वृत्त को सर्किल कहते हैं, जीवा एक कोड सेंटर और इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जो सर्किल की इक्वल कोड्स होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित होती है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अपन एक वृत्त खींच लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वृत्त समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अपन इसमें एक केंद्र लेते हैं, ये केंद्र हो जाएगा, इसका नाम ओ दे दिया अपन ने। जैसे कि प्रमेय में दे रखा है जीवाएं समान जीवाएं, तो अपन दो समान जीवाएं ले लेते हैं। एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई, इनकी लंबाई समान है, इसका नाम अपन दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी डी। तो अपन ये लिख सकते हैं दिया है, गिवन दिया है में अपन लिख देंगे कि जीवा कौन सी ए बी वो बराबर है सी डी के बराबर है। गिवन में लिख देंगे जीवा ए बी और इक्वल है सी डी, किसके अनुसार? प्रमेय के अनुसार है। प्रूव क्या करना है? इनकी दूरी केंद्र से समान दूरी पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, डिस्टेंस या दूरी हमेशा क्या होती है? किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी, किसी भी पॉइंट की किसी रेखा से दूरी हमेशा क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अपन इसकी दूरी यदि लेंगे तो इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा अपने को? परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। दोबारा समझिए, किसी भी बिंदु की किसी रेखा से यदि अपने को दूरी प्राप्त करनी है तो वो क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर भी केंद्र एक बिंदु है, इसकी ए बी से दूरी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और सी डी की भी ओ से दूरी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। ये भी लंब होगी, इसका मतलब ये लंब है और ये भी क्या है? लंब है। इसका नाम अपन दे देंगे ए बी सी डी, ई नाम दे देते हैं इसका, और इसका नाम दे देते हैं अपन एफ बिंदु नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दूरी हो गई ई ओ और इसकी दूरी क्या हो गई? ओ एफ। जो अपने को सिद्ध करना है कि ई ओ बराबर है ओ एफ, तो ये लिख सकते हैं अपन, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना अपने को कि ई ओ बराबर ओ एफ अपने को सिद्ध करना है, जो कि लंब है बिंदु ओ की ए बी से दूरी और बिंदु ओ की सी डी से दूरी है। सिद्ध करना है कि वो बराबर है। इसके लिए अपन छोटी सी रचना कर रहे हैं। देखो, बिना कुछ अपने पास यदि कोई सामान नहीं है तो फिर सिद्ध कैसे करेंगे? तो अपन एक रचना कर रहे हैं, इसको मिला देते हैं, ओ को ए से, त्रिभुज बन जाएगा, और ओ को किससे मिला देते हैं? डी से। सी से मिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रचना कर दी छोटी सी, जो आपने पहले भी रचना की थी, कोई कठिन नहीं है। तो रचना में आपने क्या की? बिंदु ओ को ए व डी से मिलाया है, डी से मिलाया है। ज्वाइन द पॉइंट ओ टू ए एंड डी आपने मिलाया है। अब आपको मैंने क्या कहा था? बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन? सर्वांग समता के नियम काम में लेंगे। सर्वांग समता के नियम मैंने पहले की वीडियो में बताए आपको, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं आप सर्वांग समता के नियम। तो इन दोनों त्रिभुजों को यदि अपन सर्वांग सिद्ध कर दें तो अपन ये कह सकते हैं कि संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसकी तो ये भुजा और इसकी ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो देखिए सर्वांग कैसे करें, देखिए बताओ आप। सबसे पहले तो ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, एक बात तो ये होगी। उत्पत्ति में लिख रहे हैं अपन, क्या लिखते हैं? ये त्रिभुज ए ई ओ व त्रिभुज डी एफ ओ में दो त्रिभुज ले रहे हैं अपन, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। इसका नाम हो जाएगा ए ई ओ, इसका नाम हो जाएगा डी एफ ओ त्रिभुज हो जाएगा। देखिए आगे क्या बताया? सबसे पहले 90 डिग्री 90 डिग्री एक चीज बराबर हो गई, तो एंगल ए ई ओ, कोण ए ई ओ, और वो बराबर है कोण डी एफ ओ के, डी एफ ओ के। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के कोण है दोनों। दूसरी बात,
जैसे अपन ने पिछली प्रमेय सिद्ध की है, त्रिज्या बराबर होती है एक ही वृत्त की, तो इसकी त्रिज्या ये और इसकी त्रिज्या ये। केंद्र को किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या ही होती है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो अपन ये कह देंगे कि OA बराबर है OD। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? त्रिज्या। अब एक बात और बच गई, वो यदि अपन बराबर कर दें तो फिर अपन ये कह देंगे कि हाँ ये दोनों क्या है? सर्वांग सरल। देखिए आपको ये दे रखा है कि ये जीवा है और ये जीवा है, बराबर है। तो ये क्या है? ये कहा है इसने कि AB बराबर है किसके? CD के, तो इनका आधा भी बराबर होगा। जब जीवाएं बराबर है तो इनका आधा भी क्या होगा? बराबर होगा। आधा AB का और आधा किसका? CD का। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा इसका कर दें, आधा इसका कर दें, बराबर ही होगा, क्योंकि ये बात अपने को दिया है। अब आप ये कहोगे इसका आधा ये क्यों होगा? आपने पिछली प्रमेय पढ़ी है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से लंब डाला गया तो जीवा क्या कर देगा? समद्विभाजित कर देगा। ये समान दो भागों में बांट देगा, मतलब इसको आधी कर देगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसलिए AE बराबर हो जाएगा इसका तो AE और इसका DF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इसका आधा टुकड़ा ये, इसका आधा टुकड़ा ये बराबर हो जाएगा। तीन चीजें बराबर हो गई, सर्वांग सम हो गया। तो लिख देंगे इसलिए ट्राइएंगल त्रिभुज AEO कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग सम किसके? त्रिभुज DFO के। नियम कौन सा रहेगा? मैंने पहले बताया था आपको 4 नियम और उसके एक्स्ट्रा एक RHS नियम। समकोण त्रिभुज में लगता है R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो यहाँ पर RHS का नियम लग जाएगा RHS समकोण, कर्ण और एक भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका कौन सा? इसका तो ये और इसका ये बराबर हो जाएगा। इसलिए EO बराबर हो जाएगा FO के, जो कि O की AB से दूरी और O की CD से दूरी है, समान दूरी पर स्थित होती है, क्योंकि CPCT हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइएंगल। धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में